तो अगर तुम भी मेरी तरह इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा भी टारगेट है कि 5 साल बाद तुम गाड़ी को बेचने की बजाय उसे टैक्सी या फ्लीट सर्विस में इस्तेमाल करोगे, तो मैं कहूंगा कि तुम दुनिया के उन चुने गए गिने चुने प्रैक्टिकल पर्सन में से हो जो एक्चुअली दिमाग से सोचता है। एंड वेलकम टू द क्लब। देखो, गाड़ी एक डेप्रिसिएटेड एसेट होती है। इसका मतलब यह है कि द मोमेंट तुमने गाड़ी खरीदा ना, शोरूम से जैसे ही वो निकला, वो 20% अपना वैल्यू गवा देती है। 5 लाख की गाड़ी 4 लाख की बन जाती है द मोमेंट वो शोरूम से निकलता है। तो समझो इस बात को कि अगर 5 साल बाद जब तुम इस गाड़ी को बेचोगे ना, तो तुम्हारे पास कुछ खास बचेगा नहीं। जो पैसे आएंगे वो तो 5 साल बाद वाले पैसे होंगे। तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू और गया होगा। तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? ऐसे जगह पर अगर तुम उसी गाड़ी को बेचने की बजाय टैक्सी या फ्लीट सर्विस में इस्तेमाल करते हो, तो वो गाड़ी तुम्हारे लिए पैसे लाएंगे। जो पैसे तुम आज फंसा रहे हो ना, उससे दुगुना, 3 गुना, 4 गुना पैसे तुम्हें वापस ला सकता है वो गाड़ी। इसीलिए गाड़ी एक एसेट है, एक संपद है जो पैसे जनरेट कर सकता है। तो मेरे लिए, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन ये है कि आज गाड़ी खरीदो, 5 साल उसे दबा के इस्तेमाल करो, 5 साल बाद अगले 10-15 साल के लिए उसे टैक्सी या फ्लीट सर्विस में इस्तेमाल कर दो। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हर एक गाड़ी को क्या तुम ये कर सकते हो? क्या हर एक गाड़ी पर ये रूल लागू हो सकता है? जवाब है नहीं। अब तुम कहोगे कि क्यों नहीं? मैं सीधा सीधा मारुति का टूर सीरीज खरीद लूंगा, या फिर मैं टाटा के एक्सप्रेस सीरीज भी है, वहां से भी मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। देखो, वो जो गाड़ियां हैं ना, वो बेसिकली कमर्शियल गाड़ियां ही हैं। मतलब वो फैक्ट्री में कमर्शियल पर्पज से ही बनी हुई है। वो आता है येलो नंबर प्लेट के साथ, उसमें गवर्नमेंट की स्पीड कैप लगी रहती है, उसे बहुत सारे नॉर्म्स को फॉलो करनी पड़ती है। तो जब तुम प्रॉपरली बिजनेस पे ही उतरना चाहते हो ना, तब वो गाड़ियां सही है। वो गाड़ियां तब सही नहीं है जब तुम उसे पर्सनल पर्पस में इस्तेमाल करोगे। तुम एक कमर्शियल टैक्सी को अपने पर्सनल पर्पस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल टैक्सेस में तुम्हें टैक्स भरनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसे बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो। तो जहां पर बिजनेस है, गवर्नमेंट वहां पर पैसे लेगी, इंश्योरेंस कंपनी भी लेगी। तो तुम्हारे पास कुछ खास बचेगा नहीं अगर तुम पर्सनल पर्पस में कमर्शियल गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो। तो बेहतर यह है कि तुम पर्सनल गाड़ी खरीदो, आगे जाकर उसे कमर्शियल बनाओ। जब कमर्शियल बनाओगे तब तुम कमर्शियल के टैक्स भरोगे। जब तक कमर्शियल नहीं है तब तक तुम प्राइवेट कार्स को एंजॉय करोगे। सी, दैट्स हाउ प्रैक्टिकलिटी वर्क्स। नाउ, क्या वो सभी गाड़ी हो सकती है? देखो, जब तुम गाड़ी खरीदोगे, जो पर्सनल गाड़ियां होती है, गाड़ी की जो टैक्सी की बिजनेस है वो मेनली किस चीज पर खड़ी है, अगर तुम्हें वो समझ में आ गया तो तुम्हें फ्यूचर की गाड़ियों के बारे में भी पता चल जाएगा। किसी भी गाड़ी की, किसी भी टैक्सी बिजनेस की मेन जो बिजनेस रहता है वो है माइलेज। ठीक है, वो होती है माइलेज। इन सिंपल वर्ड्स, जितना माइलेज में तुम्हारा 1 किलोमीटर जाने के लिए तुम्हारा जितना कम खर्चा आएगा, उतनी तुम्हारी प्रॉफिट है। समझ आ रहा है? हर किलोमीटर जाने के लिए तुम्हारी खर्चा जितना कम आएगा उतनी तुम्हारी प्रॉफिट है। ये सिंपल सी टैक्टिक्स पर पूरा का पूरा टैक्सी सर्विस, फ्लीट सर्विस मौजूद है या खड़ा है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि तुम्हें टॉप माइलेज वाला गाड़ी चाहिए, इसका मतलब। तो सबसे पहले जो गाड़ी आउट हो जाएगी वो है पेट्रोल गाड़ी। यानी जितने भी पेट्रोल कार्स हैं, वो आमतौर पर इस गेम से शुरुआत से ही कट जाएगा। अगर तुम्हारा टारगेट ये है कि 5 साल बाद तुम इस गाड़ी को फ्लीट सर्विस में लगाओगे। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों? चलो समझते हैं ऐसा क्यों। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी गाड़ी की जो मेन पर्पस होती है बिजनेस की, टैक्सी बिजनेस में, क्योंकि मेरे मामा जी ऑलरेडी टैक्सी बिजनेस में है, तो मुझे लगता है कि किसी भी राह चलते व्यक्ति से मुझे थोड़ी बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो वो होती है माइलेज। अब मान लो कि जैसे जो मुझे मेरी कम्यूट एरिया है वो आमतौर पर 50 किलोमीटर की रेंजेस में है, तो आने जाने की मेरी 100 किलोमीटर खर्चा आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं तुम एक ऐसी गाड़ी खरीदते हो मारुति की, जहां पर पेट्रोल की प्राइसेस आमतौर पर मेरे यहाँ पर जैसे 105 रुपए किलो लीटर अभी भी है। और अब शायद कुछ दिनों में बढ़ने वाला है क्योंकि इलेक्शन खत्म हो रहा है। उसके बाद जो माइलेज है आमतौर पर वो लगभग 20 रुपए पर किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से तुम्हें माइलेज मिलेगी। तो हर एक किलोमीटर पर तुम्हें 5 रुपए के आसपास तुम्हारा खर्चा आएगा। तो 100 किलोमीटर में तुम्हारा जो खर्चा आएगा वो है 500 रुपये। ठीक। तुम पर अगर सेमी अर्बन इलाके में रहते हो ना, जैसे रांची, धनबाद जैसे इलाके में, तो आमतौर पर तुम्हारा जो पर किलोमीटर चार्ज होती है वो 15 रुपए के आसपास होती है। डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सा है। अगर थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो जो चार्ज है वो थोड़ा ज्यादा होगा, आर्टिगा वगैरह हो गया तो। अगर छोटी गाड़ी है
तो वहां पर चार्जेस आमतौर पर 14 से 15 रुपए के बीच रहता है, कभी कभार 16 रुपए चलता है। तो 15 रुपए के हिसाब से अगर तुम चार्जेस पर किलोमीटर लगाओगे तो तुम 1500 रुपये यहाँ पर तुम्हारा रहेगा, राइट। तो तुम्हारा 500 का खर्चा है, 1500 आ रहा है। अब यहां तक तुम्हें प्रॉफिट नजर आएगा, लेकिन जो बिजनेस है उसकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा है। 500 रुपये जब तुम्हारा कॉस्ट है, ये सिर्फ फ्यूल कॉस्ट है, ध्यान रखो, ये तुम्हारा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट है, इतना तुम्हें तेल भरनी पड़ेगी। इसके बाद तुम्हारी कॉमर्शियल टैक्सेस बनेगी, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें प्राइवेट टैक्सेस को कमर्शियल में बदलना होगा ना, तो कमर्शियल टैक्सी बनेगी तो टैक्स कमर्शियल की देनी पड़ेगी, तो ज्यादा पैसे लगेंगे। फर्स्ट। सेकंड, तुम खुद तो ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस टैक्सी को इस्तेमाल कर रहे हो। तुम खुद ड्राइवर नहीं बन सकते, तो तुम्हें एक ड्राइवर रखनी पड़ेगी। एक ड्राइवर को अगर तुम्हें रखना है तो मिनिमम 300 से 400 रुपए तुम्हें उसे देने पड़ेगा, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वो गया। उसके ऊपर इंश्योरेंस भी तुम्हें ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टैक्सीज होते हैं ना वो ज्यादातर रोड पे बिताते हैं, तो अगर वो ज्यादातर रोड पे बिताएंगे तो दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट। तो उसी वजह से इंश्योरेंस कंपनी के सामने तुम्हें इंश्योरेंस देने की चांसेस बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है उनकी इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो ज्यादा होती है। हर एक जगह से तुम्हारे पैसे ब्लीडिंग होता रहेगा। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये दिन के आखिर में बचेगा कुछ खास नहीं, तो तुम्हें इसे सबसे पहले घटाना है। अगर तुम वहीं पर सीएनजी पर ध्यान दोगे तो सीएनजी पे आमतौर पर तुम कह सकते हो कि हम 90 रुपए के आसपास एवरेज केजी रहता है, और तुम्हारा जो माइलेज होती है मारुति के सेगमेंट पे तो वो आमतौर पर 30 के आसपास होती है, तो 3 रुपए पर किलोमीटर तुम्हारा माइलेज रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर तुम्हारा जो खर्चा आएगा वो 300 रुपये हो जाएगी। समझ आया? अब ये क्योंकि 300 रुपये हो जाएगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए ये चीजें आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम 1500 चार्ज कर रहे हो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है 300, तो इनिशियली तुम्हें 1200 रुपये का प्रॉफिट सीधा सीधा डायरेक्ट तौर पर नजर आएगा। यही वजह है कि तुम्हें पेट्रोल नहीं सीएनजी पे गाड़ी को खरीदना है जब तुम इस गाड़ी को खरीदोगे शुरुआत में ही। अगर तुम पेट्रोल पे खरीदोगे तो जैसे जैसे पेट्रोल का भाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे पैसे ब्लीडिंग होता रहेगा। तुम ये जो अपफ्रंट प्राइस देकर गाड़ी खरीद रहे हो ना 5 साल पहले, इस पैसे को सिर्फ उठाने में तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रॉफिट का मुंह देखना तो बहुत दूर की बात है। और मेरे ख्याल से दिन के आखिर में अगर वो एक गाड़ी है तो उससे पैसे जनरेट करना तुम्हारे लिए ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़िंदगी में इनकम सोर्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक फ्री इनकम सोर्स है मेरे पास तो मुझे लगता है कि उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुरुआत में ही जब तुम गाड़ी खरीदोगे तो टारगेट करो सीएनजी की। भले ही तुम्हारा जो डेली ड्राइविंग है वो बहुत कम है, शायद 10 किलोमीटर भी नहीं है डेली ड्राइविंग, शायद तुम हर दिन गाड़ी चलाओगे भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे सीएनजी पे कन्वर्ट करोगे। मतलब शुरुआत में। अब तुम अगर पेट्रोल में गाड़ी खरीदते हो और कहते हो कि मैं बाद में जाकर उसे सीएनजी में बदल दूंगा, इसमें दिक्कत पता है क्या है? अच्छे अच्छे कंपनीज तो है जो सीएनजी अच्छी तरह से फिट कर सकते हैं, लोवाटो जैसे अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो इटालियन मेरे ख्याल से हैं, लेकिन ये वो ऑथेंटिक एस सीएनजी वाला फीचर्स नहीं दे सकते जो मारुति देता है, या फिर जो तुम्हारा जो हुंडई की तरफ से दिया जाता है, वो कंपनी फिटेड चीज इसमें नहीं होता। आमतौर पर देखो कि जो होंडा अमेज है उसमें लोवाटो का ही सीएनजी आता है, लेकिन उसे लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि शुरुआत से ही सीएनजी को टारगेट करो, भले ही तुम्हारा जो ड्राइविंग है वो बहुत कम है। अब आते हैं कि गाड़ी फिर कौन कौन सा ले, क्योंकि ठीक है चलो सीएनजी पे ले लेते हैं, तो गाड़ी कौन कौन सा लेते हैं। तो गाड़ी के हिसाब से मेरे पास टॉप 5 कार्स हैं जो मुझे लगता है कि परफेक्ट फिट है, जो तुम फ्यूचर में एक्चुअल में इस्तेमाल कर सकते हो इस टैक्सी पर्पस के लिए, अगर तुम्हारा ये गोल है तो। द फर्स्ट कार जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा वो है सिलेरियो। ऐसा क्यों, चलो समझते हैं इस गाड़ी को भी। सिलेरियो का हर एक मॉडल नहीं, सिलेरियो का जो सीएनजी मॉडल आते हैं आमतौर पर वीएक्सआई वाला वो, ठीक है। आमतौर पर सिलेरियो क्यों? क्योंकि इस गाड़ी, एक तो ये गाड़ी हैचबैक है तो इस पर कंट्रोल ज्यादा होती है। दूसरा ये गाड़ी बहुत बड़ी है, इसकी लंबाई भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है। इसकी ऊंचाई वैगनआर से थोड़ा कम है, बट ओवरऑल ये गाड़ी अच्छा है। तुम इसे फैमिली कार की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी मारुति की तरफ से आती है तो जाहिर सी बात है इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत हाई होती है। अगले 10-15 साल तक तुम इसे लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अब हाँ, एक चीज़ तुम्हें यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि जब तुम कमर्शियल पे ट्रांसफ़र इस गाड़ी को बदलोगे, तो तुम्हें सीट्स में थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कमर्शियल्स में दिन के आखिर में जो तुम्हारा पैसेंजर होगा, उसके लिए कम्फ़र्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो भले ही सेलेरियो की सीट्स आमतौर पर अच्छा है, पर एक कमर्शियल पर्पज़ से उसके सीट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो उसमें तुम्हें थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है तुम्हारी वहाँ की मार्केट कैसा है। अगर मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट है, जैसे आमतौर पर मैं कहूँगा कि अगर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे मार्केट्स हैं तुम्हारे पास, चेन्नई जैसे मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर तुम्हें ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आमतौर पर अगर बहुत तुम अर्बन प्लेसेस से उतना नहीं हो, रूरल प्लेस से हो, सेमी अर्बन प्लेसेस से हो, जहाँ पर उतने अच्छे कस्टमर्स तुम्हें नहीं मिलने वाले, वहाँ पर ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये पहला गाड़ी है। दूसरा जो गाड़ी को मैं कहूँगा वो नॉन अदर देन ये एक्चुअली फ्लीट में इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा, वो है वैगनआर। अब ये वैगनआर का भी वीएक्सआई सीएनजी ही है, ठीक है? कोई दूसरा मॉडल नहीं है। आमतौर पर जो मारुति के टूर सीरीज़ में जो वैगनआर आता है, उसमें एलएक्सआई सीएनजी का इस्तेमाल होती है। पर क्योंकि तुम पर्सनल गाड़ी लोगे ना, तो तुम शुरुआत में एलएक्सआई लेने की कोई मतलब ही नहीं बनने वाला। सिंपल सा वीएक्सआई लो, जिसमें के10C इंजन आता है 1000 लीटर का। अच्छा खासा लंबा-चौड़ा वैगनआर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बारे में एक बहुत बड़ी वीडियो है और बहुत हिट वीडियो है एक्चुअली। चाहो तो चेक आउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है? और इस गाड़ी की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि एक तो ये गाड़ी प्रॉपरली हर तरह की कस्टमर के लिए डिज़ाइन्ड है। चाहे तुम्हारी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, चाहे तुम थोड़े बहुत हेल्दी वगैरह हो, बड़े-बुज़ुर्ग हो, क्योंकि टॉल बॉय हैचबैक है। ये मेरे ख़्याल से मैं इसे कहूँगा, ये एक परफ़ेक्ट गाड़ी है जो तुम आज की तारीख़ में खरीद सकते हो। स्पेसिफ़िकली अगर तुम्हारे माइंड में अ, फ्यूचर में गाड़ी को टैक्सी पर्पज़ में इस्तेमाल करने की ख़्वाहिश है तो। ये स्पेसिफ़िकली मैं तुम्हें कहूँगा। इसके बाद जो तीसरा गाड़ी है, वो है, ये मारुति की साइड से नहीं है, ये है हुंडई की साइड से, ठीक है? ये हुंडई की साइड से है, ये आमतौर पर ग्रैंड आई-10 नियोस है। अब ये जो ग्रैंड आई-10 नियोस है, मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, देखो, कभी-कभार जब तुम पर्सनल गाड़ी खरीदते हो ना, तो कहीं न कहीं तुम थोड़ा-सा यूनिक होना चाहते हो। तुम चाहते हो कि थोड़ा-सा बेहतर तुम्हें चीज़ें मिले। तुम वैगन आर जैसे ओवर सैचुरेटेड गाड़ी को नहीं खरीदना चाहते। बट एट द सेम टाइम तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें मारुति जैसी रिलायबिलिटी ना मिले। तो हुंडई एक ग्रैंड आई-10 एक बेहतरीन गाड़ी है उस पर्पज़ से अगर देखा जाए। ये भी सीएनजी के साथ आता है, इसमें डुअल सीएनजी का इस्तेमाल होती है, जो मेरे ख्याल से परफेक्ट है। और मैं तुम्हें आमतौर पर कहूँगा कि इसका जो मैग्ना वेरिएंट है, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अगले मंगलवार को ला रहा हूँ। वहाँ पर और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैग्ना का जो सीएनजी वेरिएंट है, ये तुम खरीद सकते हो, ठीक है? ये ग्रैंड आई-10 के बारे में। चौथा जो गाड़ी मैं तुम्हें कहूँगा, ये है टाटा के बारे में, टाटा के टाइगोर, लेकिन ये गाड़ी ईवी में आएगा, ठीक है? ईवी। और इसमें एक छोटा-सा स्टार मार्क्स ये है कि अगर देखो, ये जो गाड़ी है आमतौर पर ये एक्सप्रेस टी के नाम से मार्केट में चलता है। ईवी होने की वजह से, क्योंकि इसकी फ्यूचर में जो तुम्हारा कॉस्ट है ना, वो बहुत कम होगी। दूसरा जो पॉइंट तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है अगर तुम चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली, ये जो बड़े-बड़े मेजर सिटीज़ हैं, यहाँ से अगर नहीं हो, तो फिर ये गाड़ी को शुरुआत में ही कैंसल कर दो। क्योंकि ईवी गाड़ी में तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये गाड़ी तुम्हारे लिए सिरदर्द बनेगा। तुम अगर अर्बन एरिया से हो, तो सीएनजी तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ईवी वहाँ पर नहीं है, लेकिन ईवी होने की वजह से अगर एक्चुअल में तुम उन शहरों से हो, तो ईवी तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तुम ज़्यादातर देखोगे, जब भी तुम टैक्सी, कैब सर्विस को नोटिस करोगे ना, रोड पर नोटिस करोगे, तुम्हें बहुत सारे एक्सप्रेस टी नज़र आएगा। एक्सप्रेस टी बेसिकली टाटा का कमर्शियल टाइगर है। वही तुम एक्चुअली प्राइवेट में भी खरीद रहे हो। अब एक तो टाटा की गाड़ी है, तो सेफ्टी की भी मतलब भरपूर मज़े मिलती है, और ऊपर से इस गाड़ी में जो सेडान होने की वजह से कंफर्ट भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैं आमतौर पर इस गाड़ी को चौथे नंबर पर रख रहा हूँ, और ये एक अच्छी खासी कमर्शियल टैक्सीज़ हैं। 5वें में जो गाड़ी मैं रखूँगा लास्ट, और मेरे ख़्याल से ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है, भले ही इसका नंबर मैं 5 रखा हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम इसे अफ़ोर्ड कर सकते हो,
then this is the best car you can actually buy for future fleet services. मेरे ख्याल से अगर तुम इसे फ्यूचर फ्लिक सर्विस में इस्तेमाल नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीएनजी वेरिएंट ले लेना, कोई भी सीएनजी वेरिएंट ले लेना, आमतौर पर एकदम बेस वेरिएंट को छोड़कर बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें समझनी होगी कि इसके जो जेडएक्स आई प्लस है, प्रैक्टिकलिटी हिसाब से मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा वो गाड़ी को, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें सनरूफ है और सनरूफ तुम्हारे लिए दिक्कत देगी। भले ही तुम्हें बहुत अच्छा लगे सनरूफ, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से एक सनरूफ वाला गाड़ी सही नहीं होता, ठीक है। क्यों, वो कभी फिर बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। डिजायर एक बेहतरीन गाड़ी है, डिजायर में तुम्हें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलेगी, डिजायर में तुम्हें मारुति की रिलायबिलिटी मिलेगी, डिजायर एक सेडान गाड़ी है, डिजायर में तुम्हें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाला है। डिजायर पर एक पूरा का पूरा एपिसोड मैं फ्यूचर में लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर तुम इसे एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ दिस इज द बेस्ट कार। आज की तारीख में जब एसयूवीज की दुनिया चल रही है पूरी तरह से, वहां पर एक सेडान गाड़ी जिसकी मार्केट खत्म होने को है, वो सेडान पूरी तरह से इस कदर बिक रहा है जैसे मान लो कि हॉट केक बिक रहा है या गर्मा गर्म कचौरी बिक रहा है। हर हर महीने तुम्हें डिजायर की सेल्स देखना चाहिए। क्या गाड़ी है, गजब का गाड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये टॉप 5 चीजें हैं। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बातें और बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा ये पर्पस है कि तुम फ्यूचर में इसे टैक्सी सर्विस में इस्तेमाल करोगे, तो गाड़ी कोशिश करना व्हाइट कलर में लेने की। इस गाड़ी की व्हाइट कलर में आने की सुविधा जो है, सबसे बड़ी बात होती है विजिबिलिटी, हाई विजिबिलिटी। तुम अपनी गाड़ी को कभी नहीं चाहोगे कि वो एक्सीडेंट का सामना करे या कुछ। तो भले ही तुम्हारे अंदर ख्वाहिशें हो कि तुम्हारी गाड़ी थोड़ी डिफरेंट कलर्स के साथ आए, पर अगर तुम टैक्सी फ्लिप पर्पस को ध्यान में रखोगे, अगर प्रैक्टिकलिटी की नजर से देखोगे, तो कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर को ही चूज करना जितनी पॉसिबल हो। तो इसके लिए, इस वजह से तुम्हें गवर्नमेंट में की तरफ से जो नॉर्म्स होते हैं ना, वो भी मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा जब तुम उसे कमर्शियल में कन्वर्ट करने के बारे में सोचोगे। ये थी आज की वीडियो, यहाँ पर ही आज की वीडियो खत्म करते हैं। मैं तुम्हें अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम वाकई में गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं छोटा सा दिल में टारगेट रखो कि तुम इस गाड़ी को फ्यूचर में टैक्सी सर्विस के लिए इस्तेमाल करोगे, ताकि ये गाड़ी एक प्रॉपरली एसेट की तरह काम करे। भले ही 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा ऊंची हो जाए, जो गाड़ी 5 साल से तुम्हारा साथ दिया वो रहे, उसकी इन्वेस्टमेंट को वापस लाओ, इनमें जितनी हो सके उतना ज्यादा इनकम सोर्सेस क्रिएट करो, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर।